हेलो एवरीवन। मैं राकेश गुरु आप सभी का एक बार गुरु राकेश चैनल के ऊपर फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं इस वीडियो में वो टॉपिक यूनिवर्सल टॉपिक है जो कि हर कंपटीशन एग्जाम और प्लस बोर्ड की जो क्लासें हैं जैसे 10th की 12th की अगर अपन चर्चा करें तो वो टॉपिक उन क्लासों के अंदर भी कॉमन है और मैक्सिमम मार्क का है। वो टॉपिक है जेनेटिक्स। और इस जेनेटिक्स की अपन जो चर्चा है वो आज करने जाएंगे। क्या है जेनेटिक्स, किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया, किसने इसकी जो खोज है वो की थी, किसने इसके ऊपर जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो सारी चर्चा अपन इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो लेट्स गो। जेनेटिक्स की बात करते हैं। जेनेटिक्स का मीन्स हो गया आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या है इसके बारे में अपन देखेंगे, जानेंगे। जेनेटिक जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? बेटसन ने किया था। यानी जेनेटिक शब्द के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? बेटसन ने बताया था। और ये जो जेनेटिक्स है इसका फादर किसको माना जाता है? जेनेटिक्स का फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में समझाया था। 1600 ईस्वी में इसने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडलिज्म या मेंडलवाद दिया था। अब इस मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए अपने एक्सपेरिमेंट में जो पादप काम लिया था वो पादप कौन सा था? उद्यान मटर था। और इसी उद्यान मटर को बॉटनिकल नाम में अपन, या बॉटनिकल जो टर्म है इसमें अपन क्या कहते हैं? पाइसम सेटाइवम कहते हैं। इस मेंडल ने क्या किया था? इसे पाइसम सेटाइवम पर प्रयोग किए। और पाइसम सेटाइवम पर प्रयोग करने के पीछे कारण था। कारण क्या था कि मेंडल ने उस उद्यान मटर के अंदर ऐसे लक्षणों को खोजा जिनको वो आसानी से गैदर कर सकता है, उनको आसानी से रीड कर सकता है उनको। यानी मेंडल ने जो उद्यान मटर का पादप था वो चुना क्यों था? इसके पीछे कुछ रीजंस थे। रीजंस क्या थे? एक तो सेल्फ जो पॉलिनेशन है वो हो सकता है। एक जो उद्यान मटर है उसको थोड़ी सी जो लैंड है या थोड़ा सा जो भूभाग है उसके ऊपर आसानी से उगाया जा सकता है। एक साथ कई वेराइटीज हैं वो उगाई जा सकती हैं। और इनकी जो प्रोसेस है डेवलप होने की या जेनेटिकली जो चेंजेस होने की जो प्रोसेस है वो एक साल में कंप्लीट हो जाती है। तो आसानी से उसको रीड करना या उसकी जो कैलकुलेशन निकालने के लिए आसानी से उसका अपन उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मेंडल ने क्या किया? उद्यान मटर को ही उपयोग में लिया था। अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने अपने प्रयोग किए और प्रयोग उसने दो किए थे। दो प्रयोग कौन से किए? मेंडल के जो दो प्रयोग थे उनमें एक तो था एकल संकरण प्रयोग और एक प्रयोग था उसका द्विसंकरण प्रयोग। यानी मैं इसको कह सकता हूं ये तो हो गया मोनोहाइब्रिड और ये हो गया डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड जैसे कि नाम से पता है इसमें कितने कैरेक्टर्स लिए गए? एकल, यानी कि एक लक्षण लिया गया। एक लक्षण लेकर उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए, उनमें क्रॉस करवाया। और इसमें कितने लक्षण लिए गए? दो लक्षण लिए गए। यहां मैं पहले ही मेंशन कर दूं कि उद्यान मटर यानी जिस मटर के पादप पर उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके उसने 7 लक्षण लिए थे। एक तो लिया था बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, और एक ली थी उसने पादप की लंबाई का लक्षण। तो ये जो 7 लक्षण थे, ये 7 लक्षण मेंडल ने मटर के पादप में चुने थे और इन 7 लक्षणों को आपस में उसने क्रॉसित या क्रॉस करवाकर एक नए हाइब्रिड प्लांट का निर्माण किया था। तो यहाँ एकल संकरण प्रयोग में उन 7 लक्षणों में से किसी एक लक्षण को लेकर उनमें क्रॉस करवाया गया। डाई हाइब्रिड के अंदर या द्विसंकरण के अंदर 2 लक्षणों को लेकर जो हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया है या संकरण की जो प्रोसेस है वो करवाई गई और न्यू प्लांट गैदर किया गया। यहाँ अपन अगर इसके प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले अपन एकल संकरण की बात करते हैं। इस एकल संकरण को समझने से पहले हम 3 टर्म समझते हैं। पहले एक शब्द आपने देखा आनुवांशिकी या आनुवांशिकी। इसके बाद एक टर्म आने वाली है जिसको हेरिडिटी कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। और एक टर्म आने वाली है जेनेटिक कैरेक्टर या जिसको आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये जो 3 टर्म है, ये 3 टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? देखो, आनुवांशिक लक्षण का मतलब क्या है? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करते हैं।
आनुवांशिक लक्षणों का जनक से संतति में जाना, ये क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है, यानी हेरिडिटी कहलाती है। और इस हेरिडिटी का जिस ब्रांच के अंदर स्टडी की जाती है, या विज्ञान की वो शाखा जिसमें इस आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? आनुवांशिकी कहलाती है, यानी जेनेटिक्स कहलाती है। तो यहाँ इस जेनेटिक्स की डेफिनेशन आ गई है। विज्ञान की वो ब्रांच है जिसके अंदर हेरिडिटी की स्टडी की जाती है, यानी आनुवांशिकता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वही क्या कहलाएगी? आनुवांशिकी कहलाएगी। इसके बाद इस आनुवांशिकी में जो मेंडल का प्रयोग था, एकल संकरण प्रयोग था, इस एकल संकरण प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अपन लक्षण लेते हैं लंबाई का। किसका लक्षण लेंगे? लंबाई का। और हमें पता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर अपन ने लंबाई का लक्षण लिया है तो लंबाई दो तरीके की हो सकती है, या तो वो पादप लंबा हो सकता है या फिर वो पादप बोना हो सकता है। अब लंबा और बोना है तो अपन इनके युग्म विकल्प भी बना देते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये किसका काम करेंगे? यहाँ जनक का काम करेंगे। ये क्या होंगे? जनक हो गए। फिर इसके बाद क्या हो? इनमें विभाजन होगा तो क्या बनने हैं? गैमेट बनने हैं। विभाजन से क्या बनना है? डिवाइडेशन होने के बाद गैमेट बनेंगे। ये बन गए आपके युग्मक, जिनको अपन गैमेट कह देंगे। युग्मक बनने के बाद क्या करना है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होनी है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में देखो क्या होगा, ये गैमेट इसके साथ क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके बाद ये क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्स्ट जो गैमेट था वो आगे वाले दोनों गैमेट के साथ क्रॉस हो चुका है, फिर सेकंड जो गैमेट है वो दोनों के साथ क्रॉस होगा, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ये आपके पास फोर जो संततियां हैं, चार जो संततियां हैं वो आपके पास प्राप्त हो चुकी है। और ये जो पीढ़ी आ चुकी है, ये पीढ़ी आ गई है आपकी F1 पीढ़ी, यानी फर्स्ट जनरेशन आ गई। F1 पीढ़ी के अंदर अपन देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाली जनरेशन प्राप्त हो रही है। यहाँ आप एक चीज ये ध्यान दें कि जब आप लंबाई का लक्षण लेंगे तो आपके पास एक तो पादप आना है लंबा और एक पादप आना है बोना। तो यहाँ पर प्रभावी कौन हो और अप्रभावी कौन हो? हमें पता है कि अगर एक लंबा व्यक्ति खड़ा हो और एक बोना व्यक्ति खड़ा हो तो दूर से देखने पर प्रभावी कौन होगा? लंबा व्यक्ति ही होगा, क्योंकि दूर से देखने पर लंबा व्यक्ति ही दिखाई देगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लंबाई के अंदर जो लंबेपन का लक्षण है, ये लंबेपन का लक्षण प्रभावी होता है, और जो बोनेपन का लक्षण है वो क्या होता है? अप्रभावी होता है। यहाँ पर F1 पीढ़ी में अपन देखेंगे कि ये कैपिटल टी एक स्मॉल टी आ रहा है, इसका मतलब कैपिटल टी कौन से लक्षण को दर्शाएगा? प्रभावी को, और स्मॉल टी किसको दर्शाएगा? अप्रभावी को। तो यहाँ पर एक फैक्ट बात निकल के सामने आती है कि यहाँ जितनी भी चार की चार संततियां हैं वो सारी की सारी संततियां लंबी हैं। कैसी है? लंबी है। और लंबी क्यों है? क्योंकि उनके पास कैपिटल टी वाला जो गैमेट है वो उपस्थित है, वो अवेलेबल है यहाँ पे, इसलिए कैपिटल टी अपना प्रभाव दर्शाएगा। तो F1 पीढ़ी के अंदर जो चारों के चारों संततियां हैं वो कैसी आई हैं? लंबी आई है। रीजन हमें पता है, क्योंकि गैमेट कौन सा है? कैपिटल टी वाला है, प्रभावी है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर F1 पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण प्रकट होंगे। कौन से लक्षण प्रकट होंगे? प्रभावी लक्षण। F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, ये एक फैक्ट है। ये फैक्ट है कि प्रभावी लक्षण कौन सी पीढ़ी में प्रकट होंगे? तो हमें आंसर देना है F1 पीढ़ी में प्रकट होंगे। अब हमें F2 पीढ़ी जनरेट करनी है, F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो चार संततियां हैं इन्हीं में से हमें दो जनक लेने पड़ेंगे, एक माता एक पिता के रूप में, एक नर एक मादा के रूप में। तो यहाँ चारों संततियां समान है, आप कोई भी दो ले लो। तो F2 पीढ़ी के लिए अपन आगे की प्रोसेस में क्या करेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये किसका काम करेंगे? यहाँ जनक का काम करेंगे। फिर प्रोसेस वो की वही होनी है कि पहले गैमेट बनाओ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या बन गए? आपके गैमेट बन गए, यानी युग्मक बन गए। इसके बाद वही क्रॉस की क्रिया होनी है, तो पहले ये फर्स्ट गैमेट क्रॉस होगा इसके साथ, कैपिटल कैपिटल एक साथ हो गए, फिर ये इसके साथ क्रॉस होगा तो कैपिटल स्मॉल एक साथ हो गए, फिर ये इसके साथ तो एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर ये दोनों स्मॉल। ये जनरेशन आ गई आपकी कौन सी? F2 पीढ़ी आ चुकी है।
यहाँ F2PD में आप देखेंगे कि एक तो संतति हमारे पास ऐसी है जिसके पास दोनों कैपिटल टी है, दो संततियां ऐसी है जिनके पास एक कैपिटल एक स्मॉल है, और एक संतति ऐसी है जिसके पास दोनों ही युग्म में विकल्पी कैसे हैं, यानी दोनों स्मॉल टी है। यहाँ पर जिसके पास कैपिटल टी है इसका मतलब हम उसको लंबा कह सकते हैं, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, और ये क्या है, बोना, क्योंकि प्रभावी लक्षण है इसका मतलब लंबा तो होगा ही। तो जहां लंबा है कैपिटल टी है वहां लंबा होगा, जहां स्मॉल टी आ रहा है वहां बोना होगा। अब यहां पर हम बात करने जाएंगे कि ये जो F2PD अपने पास आ गई, F2PD में हमारे पास दो लक्षण और जीन प्रारूप आएंगे, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप आना। जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप मीन्स होता है लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप का मीन्स क्या होगा, लक्षण प्रारूप, और जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ, जीन प्रारूप। अब यहां पर अपन देखें कि हम अगर किसी सजीव की बात करें, किसी प्लांट की बात करें, तो हम उसके लक्षण बाहर से देख के बता सकते हैं। तो यहाँ इस F2PD के अंदर अगर अपन देखें, अपने पास 4 पादप हैं, इन 4 पादपों को आप बाहर से देख के ये तो बता सकते हो कि वो पादप लंबा है या बौना है, इसके अलावा आप उसकी कोई चीज नहीं बता पाओगे। तो फिनोटाइप के अंदर अगर अपन देखें तो लक्षण प्रारूप क्या आना है, लंबे और बोने का रेशियो आना है। लंबे और बोने का रेशियो क्या होगा, तो हमारे पास F2PD में क्या है, लंबा, कितने पादप है लंबे, और बोने कितने हैं, तो हमने काउंट करके देखा कि 3 और 1 के रेशियो में लंबे और बोने पादपों का रेशियो आ रहा है। इसके बाद जब अपन जीनोटाइप की बात करें तो जहां जीनोटाइप की बात आ जाती है वहां अपन उसके जीन की बात करेंगे, और जीन की बात करेंगे तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि किसके पास दोनों कैपिटल है, किसके पास दोनों स्मॉल है, और किसके पास एक कैपिटल एक स्मॉल है। तो यहां हमें पता चल जाएगा कि जिसके पास दोनों कैपिटल है वो शुद्ध रूप से क्या है, लंबा है, और जिसके पास एक कैपिटल एक स्मॉल है वो लंबा तो है लेकिन अशुद्ध रूप से लंबा है, क्योंकि उसके पास स्मॉल टी वाला जो जीन है वो है। तो यहां शुद्ध और अशुद्ध के अनुसार अपन इसको डिवाइड करके इसका क्या निकाल देंगे, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप आप यहां से निकाल सकते हैं, कैपिटल टी दोनों कितने के पास है, एक के पास है, एक कैपिटल एक स्मॉल कितने के पास है, 2 के पास है, और एक ऐसा है पादप जिसके पास दोनों ही क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ जीनोटाइप आ गया आपका 1:2:1, यानी 1:2:1। ये तो आ गया F1PD, सॉरी एकल संकर जो संकरण है उसका जीनोटाइप, और एकल संकर संकरण का फिनोटाइप क्या आता है आपके पास, 3:1 आता है। ये जो दोनों अनुपात हैं ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस पे आपको फोकस रखना है कि जेनेटिक्स में एकल संकर जो संकरण है उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो आपके सामने प्रोसेस है। एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि F1PD में हमेशा कौन सा लक्षण प्रकट होना है, प्रभाविता का लक्षण प्रकट होना है। इसको घुमा के क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि प्रभाविता का लक्षण कौन सी पीडी में रिप्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर भी क्या आना है, F1PD आना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एकल संकरण प्रयोग के बाद, एकल संकरण प्रयोग में जो मेंडल ने नियम दिए थे वो नियम क्या है। देखो विद्यार्थियों, वैसे मैं वो जो नियम है वो इनके अंदर इंक्लूड कर चुका हूं। यहां आप देख सकते हैं F1PD के अंदर प्रभाविता का जो लक्षण है वो प्रकट हो रहा है, तो इसका मतलब पहला नियम तो यही है, प्रभाविता का नियम। और सेकंड थिंग यहाँ अपन F2PD में देख सकते हैं, यहाँ पे जो गैमेट थे वो अलग हुए हैं और शुद्ध हुए हैं। तो यहाँ पर इस जैसे अपन F1PD की बात करें तो ये कैपिटल एक स्मॉल था, यहाँ पर अलग हो गए, देखो दोनों कैपिटल एक साथ आ गए, दोनों स्मॉल एक साथ आ गए, तो यहाँ पर युग्मक शुद्ध हो रहे हैं। इसलिए सेकंड जो नियम है उसको युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम या फिर पृथक्करण का नियम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेंडल के जो एकल संकरण प्रयोग के नियम थे वो नियम कौन से थे, एक तो था प्रभाविता का जो कौन सी पीढ़ी में रिप्रेजेंट हो रहा है, F1PD में रिप्रेजेंट हो रहा है, और दूसरा कौन सा था, विसंयोजन का, विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता,
युग्मकों की शुद्धता या अपन कह सकते हैं पृथक्करण। ये जो दो नियम थे ये एकल संकरण प्रयोग के हैं। एकल संकरण प्रयोग के नियम आ गए, प्रभाविता का नियम कौन सी पीढ़ी में लगता है ये आ गया, फिर आपके जीनोटाइप फिनोटाइप आ गए। तो इस प्रकार ये जो एक टॉपिक था एकल संकरण प्रयोग का जो टॉपिक था उस पे बनने वाले क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। जीनोटाइप फिनोटाइप जो रेशियो है उसके ऊपर, नियम जो है वो है रूल्स के ऊपर, या कौन सी पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लगता है उसके ऊपर, और तीन ये जो वर्ड है इनके ऊपर। इनको ध्यान रखें, आनुवांशिकता जो होती है वो हेरिडिटी होती है, और जो जेनेटिक्स होती है वो आनुवांशिकी होती है, और ये जो होते हैं आनुवांशिक लक्षण वो होते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स। तो ये था आपका टॉपिक छोटा सा। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे जरूर बढ़ाएं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।